नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थी मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री या मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है अर्ली मीडिएवल पीरियड। इट मीन्स अर्ली मीडिएवल पीरियड, इट मीन्स पूर्व मध्यकाल। अब जो पूर्व मध्यकाल है, ये जो टाइम होता है ये होता है कब से कब तक का। तो हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जो टाइम होगा वो होगा 712 से लेकर 712 से लेकर 1206 तक, 1206 कॉमन इरा तक का जो टाइम होता है वो होता है अर्ली मीडिएवल पीरियड, यानी कि पूर्व मध्यकाल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अर्ली मीडिएवल पीरियड कब से कब तक का टाइम है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम इस पूरे टॉपिक की बात करें तो इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है मुस्लिम रिलीजन या मुस्लिम धर्म के बारे में। और जो दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो है मुस्लिम्स के इंडिया पर आक्रमण, मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत पर आक्रमण, जिसमें हमने बात करी है गजनबी आक्रमण और गोरी के आक्रमण के बारे में। इसके पहले अरबियों के आक्रमण भी हुए थे, जिसमें नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। तो ये टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। अब लेक्चर नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं अर्ली मीडिएवल पीरियड। और अर्ली मीडिएवल पीरियड में फिलहाल जो हम बात करेंगे वो करेंगे राजपूत किंगडम्स की, यानी कि अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है राजपूत किंगडम्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजपूत किंगडम्स में कुल 36 किंगडम हुआ करती थी। और उन 36 किंगडम्स में से कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और मैंने आप लोगों को कुछ 8 डायनेस्टीज के नाम और उनके फाउंडर और उनकी कैपिटल्स के नाम लिखाए थे, और साथ ही उनके एरिया भी बताया था कि किस एरिया में वो डायनेस्टी रूल किया करती थी। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजपूत किंगडम के ओरिजिन होने से पहले वेस्ट वाले रीजन में, पश्चिम वाले क्षेत्र में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, जिसको हम बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी या गुर्जर प्रतिहार वंश। और पूर्वी भारत में यानी बंगाल वाले रीजन में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसको हम बोलते हैं पाल डायनेस्टी। और साउथ इंडिया में, दक्षिण वाले भारत में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टी का जब डिमोलाइजेशन हुआ, पतन हुआ, तो साउथ इंडिया में तो कुछ डायनेस्टीज आई हैं, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो जो डायनेस्टीज का उदय हुआ है वो है राजपूत किंगडम। क्लियर। और इन राजपूत किंगडम्स की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स हुई हैं, जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में यानी पश्चिमी भारत, या हम बात करें गुजरात वाले रीजन में एक किंगडम हुआ करती थी जिसको हम बोलते हैं चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी, जिनकी कैपिटल थी अनिलबाड़ा, जिनके संस्थापक थे मूलराज। और फिर सेकेंड अगर हम बात करें तो वो हैं बुंदेलखंड वाले रीजन में रूल किया करते थे चंदेल रूलर्स, जिन्हें कहते हैं हम जेजाक भुक्ति के चंदेल। फाउंडर का नाम था नन्नुक और कैपिटल हुआ करती थी इन लोगों की 3 जगह हैं, जिसमें सबसे खास है खजुराहो, इसके अलावा कालिंजर और महोबा। फिर हम बात करें तो एक डायनेस्टी थी मालवा वाले रीजन में जिनका नाम था परमार डायनेस्टी या परमार वंश, जिस वंश के सबसे महानतम शासक हुए थे राजा भोज, और उनकी राजधानी का नाम हुआ करता था धार। धार इन लोगों की क्या थी, राजधानी थी। इसके अलावा और भी डायनेस्टी हैं, जैसे चहमान डायनेस्टी या चहमान वंश। चहमान डायनेस्टी को कहा जाता है चहमान ऑफ सखम्बरी यानी सांभर। सखम्बरी का मतलब है सांभर वाला रीजन। और इन लोगों की जो कैपिटल हुआ करती थी वो भी अजमेर, सांभर और दिल्ली हुआ करती थी। और उसके बाद फिर हमने बात करी है एक और डायनेस्टी की जिसका नाम था कलचुरी डायनेस्टी या कलचुरी वंश। और कलचुरी कहा जाता है कलचुरी ऑफ त्रिपुरी यानी त्रिपुरी के कलचुरी। और इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे कोक्काल, और जो कैपिटल थी वो थी त्रिपुरी। और इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं छठे नंबर पे 6th डायनेस्टी की, जिसका नाम है गेहड़वाल डायनेस्टी या गेहड़वाल वंश। क्लियर। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गेहड़वाल डायनेस्टी। और गेहड़वाल डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो इस डायनेस्टी का ओरिजिन हुआ था जब कलचुरी वंश का पतन शुरू हुआ। तब कलचुरी वंश या कलचुरी डायनेस्टी के डिमोलाइजेशन के बाद, पतन होने के बाद इस वंश का उदय होना शुरू हुआ। और इन लोगों ने रूल किया था वाराणसी और कन्नौज
वाले रीजन में। तो वाराणसी से कन्नौज वाला जो रीजन था वहां पर इन लोगों का क्या था, नियंत्रण था या अधिकार था। चलिएगा, तो हम बात करेंगे घेड़वाल डायनेस्टी की। देखिए ज्यादा लंबे समय तक रूल नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग पता है इसी वंश के एक रूलर हुए थे जिनका नाम था जयचंद, और उनकी हत्या कर दी थी किसने, मोहम्मद गोरी ने। क्लियर, कब ये हुआ था 1194 में। तो वो उसके बाद इस डायनेस्टी में कोई बचा नहीं था। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें घेड़वाल डायनेस्टी या घेड़वाल वंश की, तो सबसे पहली बात है कि इस डायनेस्टी ने रूल किया है सिर्फ 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में, यानी 11th से 12th सेंचुरी तक इस डायनेस्टी ने शासन किया है या रूल किया है। क्लियर, तो ये तो बात हो गई है कि टाइम कब से कब तक का था। दूसरी बात, इस डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, उसमें आप लोगों को दो नाम ध्यान रखना है। पहला जो नाम है वो है वाराणसी, और जो सेकंड नाम है, जो सेकंड कैपिटल थी, वो थी कन्याकुब्ज। दैट इज प्रेजेंटली नोन एज कन्नौज, जिसे जाना जाता है किस नाम से, कन्नौज के नाम से। कन्याकुब्ज को ही क्या कहा जाता है, कन्नौज। चलिए, तो कैपिटल क्या हुआ करती थी, वाराणसी और कन्याकुब्ज। इसके अलावा अगर हम फाउंडर की बात करें या संस्थापक की बात करें, तो इस वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रदेव को। हालांकि चंद्रदेव के पहले भी दो सक्सेसर के पहले भी कुछ दो रूलर्स हुए थे, बट उन दो रूलर्स को हम फाउंडर के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार पहला जो रूलर है, पहला जो शासक है वो चंद्रदेव ही है, और चंद्रदेव ने ही राजा की उपाधि ली थी, इसलिए चंद्रदेव को ही माना गया है फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। हालांकि चंद्रदेव के पहले उसके दो और शासक रूल कर चुके थे इस रीजन में। अगर हम बात करें इस डायनेस्टी के रिलीजन के बारे में, तो इस वंश के जो रूलर्स थे वो वैष्णव या भगवान विष्णु के फॉलोअर्स थे। इट मींस कि जो रिलीजन था वो वैष्णव रिलीजन हुआ करता था। चलिए, तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिस्कशन किया मैंने आप लोगों को किस डायनेस्टी के बारे में, घेड़वाल डायनेस्टी या घेड़वाल वंश के बारे में। अब कुछ और बेसिक सा डिस्कशन हम ये कर लेते हैं कि चंद्रदेव वॉज दी फर्स्ट मोनार्क। इस डायनेस्टी में चंद्रदेव जो हैं वो पहले मोनार्क थे, यानी पहले शासक थे, हु एस्टैब्लिश अ सोवरेन किंगडम, जिसने एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य यानी कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, जो फाउंडर है वहीं से बात कर रहे हैं। चंद्रदेव वाज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ द डायनेस्टी एस्टैब्लिश अ सोवरेन किंगडम, जिसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसलिए फर्स्ट फाउंडर ही हम किसे मान लेते हैं, चंद्रदेव को। क्लियर, समटाइम बिफोर 1090, यानी ये जो किया गया था, ये किया गया था 1090 के पहले ही, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कलचुरी डायनेस्टी, यानी कलचुरी वंश के पतन होने के बाद। तो ध्यान रखिएगा, इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक कहलाता है चंद्रदेव, और उसी ने, अगर हम बात करें, इस वंश को स्टेब्लिश किया कलचुरी वंश के पतन होने के पश्चात, और जो कि है लगभग 1090 के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, द किंगडम रीच्ड इट्स जीनत, ये जो साम्राज्य था अपने सर्वोच्च स्तर पर यानी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। किसके समय पर, तो ये पहुंचा था चंद्रदेव के ही पोते, जिनका नाम हुआ करता था गोविंद चंद्र। तो गोविंद चंद्र के समय पर यह साम्राज्य अपने जेनिथ पर था, इट मींस अपने सर्वोत्तम या सर्वोच्च स्तर पर रहा करता था। द किंगडम रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ हिज ग्रैंडसन, जिनका नाम हुआ करता था गोविंद चंद्र, यानी कि किसके ग्रैंडसन, चंद्रदेव के ही ग्रैंडसन, जिनका नाम क्या था, गोविंद चंद्र। हु एनेक्स्ड सम ऑफ द कलचुरी टेरिटरीज, जिसने कई सारी कलचुरी टेरिटरीज को क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। क्लियर, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और उसने कई सारे युद्ध भी लड़े थे, साथ ही किससे, गजनवीज से। गजनवीज के जब आक्रमण हुए थे तो उन आक्रमणों से भी इसने सक्सेसफुली अपनी टेरिटरी की सुरक्षा करी थी। और जब हम यहाँ गजनवीज बोलते हैं तो इसका मतलब महमूद गजनवी नहीं है। देखिए, महमूद गजनवी ने तो रूल किया या अटैक किया है 1000 से लेकर 1027 तक, और 1027 में उसका लास्ट आक्रमण हुआ था
दिल्ली के आसपास, किसके ऊपर, जाटों के ऊपर। क्लियर। उसके बाद भी कई गजनवीज के रूलर्स ने अटैक करते रहे हैं, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए जितना महमूद गजनवी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इन 1194 इसी वंश के एक शासक हुए थे। देखिए, इन 1194 द गोविंद चंद्र ग्रैंडसन, गोविंद चंद्र के पोते अगले शासक बने और उनका नाम हुआ करता था जयचंद। तो ध्यान रखिएगा, इन 1194 द गोविंद चंद्र ग्रैंडसन जयचंद was defeated by the गुरिद। गुरिद इट मीन्स मोहम्मद गोरी। तो गुरिद का ही एक शासक आया था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, उसी ने पराजित कर दिया था गोविंद चंद्र के पोते जिनका नाम हुआ करता था जयचंद को। विच इफेक्टिवली एंडेड द डायनेस्टी इंपीरियल पावर। और इसी के बाद से जो इंपीरियल पावर थी, जो शासकीय क्षमता थी या जो शक्ति थी इस डायनेस्टी की, वो धीरे धीरे क्या होती गई, समाप्ति की ओर बढ़ती गई। क्लियर होगी बात। विच इफेक्टिवली एंडेड by dynasty's imperial power. The kingdom ceased to exist when Jaychand's successor were defeated by the Delhi Sultanate in 12th century. और धीरे धीरे ये जो साम्राज्य था, ये जो किंगडम था, ये पूरी तरह समाप्त हो गया क्योंकि इन्हीं के ऊपर अटैक होने लगे। किसके? दिल्ली सल्तनत के। 12th सेंचुरी के अप्रॉक्स जब दिल्ली सल्तनत के आक्रमण शुरू हुए तो ये किंगडम धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम इस डायनेस्टी के रूलर्स की अगर बात करें तो ज्यादा रूलर्स नहीं है, कुछ ही रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा क्योंकि आप लोग टाइम भी देख रहे हैं कमी है, इसलिए रूलर्स भी कमी है। इस वंश के पहले शासक थे चंद्रदेव और चंद्रदेव के बाद आए उनके पुत्र जिनका नाम हुआ करता था मदनपाल। मदनपाल के बाद आए उनके पुत्र जिनका नाम हुआ करता था गोविंद चंद्र, जो कि पोते थे किसके? चंद्रदेव के। और गोविंद चंद्र के बाद आते हैं विजय चंद्र, फिर आते हैं जयचंद्र और जयचंद्र के बाद आते हैं हरिश्चंद्र और उनके बाद आते हैं अदकमल्ल। क्लियर। इस तरह से इस डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए एक लाइन में। क्लियर। यहां पर हम कुछ रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ओवरऑल और कुछ रूलर्स के बारे में हल्का हल्का सा डिस्कशन किया जाएगा। चलिएगा, तो हम बात करेंगे इस डायनेस्टी में आने वाले कुछ रूलर्स के बारे में। और सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ज़्यादा रूलर्स नहीं है इस डायनेस्टी में, मुश्किल से 5 या 6 शासक ही हैं और इसलिए हम सारे रूलर्स के बारे में हल्का हल्का से डिस्कशन करेंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है गढ़वाल डायनेस्टी के, और आप सभी लोग जानते होंगे क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा जाता है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो आते हैं सबसे ज़्यादा वो आते हैं इस डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासक जिनका नाम हुआ करता था जयचंद। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट हम स्टार्टिंग से ही सारे रूलर्स की बात करेंगे हल्की हल्की सी। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले शासक माने गए हैं इस डायनेस्टी के, जिन्होंने इस डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया या जिन्हें हम फाउंडर के रूप में भी जानते हैं, उनका नाम है चंद्रदेव। चंद्रदेव कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इन्होंने रूल किया था। देखिए, कल्चुरी डायनेस्टी धीरे धीरे पतन की ओर चल रही थी, उसी समय पर इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था, एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था। इट मीन जो रूलिंग था या जो रूलिंग टाइम था वो था 1089 या 1090 यानी 1089 या 1090 से इन्होंने रूल्स करना शुरू किया और इन्होंने रूल किया है 1113 तक। इट मीन्स कि इन्होंने जो रूल किया है वो किया है, सॉरी यहाँ पे आएगा 1103। इनका जो रूलिंग पीरियड रहा है वो रहा है 189 से 1103 तक। क्लियर। अब हम सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, यह इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर। पहला पॉइंट, चंद्रदेव कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों के अनुसार ये बात बताई गई है या ये बात लिखी है कि इनके पहले भी 2 और लोग थे जो रूल किया करते थे, एक इनके पिता और एक इनके दादा। वो भी क्या थे, इस डायनेस्टी के ही रूलर थे, बट वो एक प्रकार से फिड्यूटरी के रूप में रहे होंगे, ऐसा इंस्क्रिप्शन के अनुसार हम बोल रहे हैं, अभिलेखों के अनुसार हम बोल रहे हैं। गढ़वाल डायनेस्टी के जितने भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो सब ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो हमें मिले हैं कहाँ से, वाराणसी से। चलिए, और अगर हम बात करें गढ़वाल इंस्क्रिप्शन मेंशन 2 ऑफ हिज एंसेस्टर्स, इट मीन्स इनके 2 क्या थे, पूर्वज थे। ही वॉज द फर्स्ट
सोवरेन मोनार्क ऑफ दिस डायनेस्टी, और यह इस डायनेस्टी के पहले सोवरेन मोनार्क हैं। सोवरेन का मतलब है कि एक स्वतंत्र शासक थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर। चलिए लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे, फर्स्ट सोवरेन रूलर, पहले स्वतंत्र शासक, फर्स्ट सोवरेन रूलर। चलिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों को लिखा दिया है, अदरवाइज जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, एमिड द एनार्की रिजल्टिंग फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ कलचुरी, धीरे धीरे कलचुरी जो एम्पायर था, कलचुरी जो किंगडम था, वहां पे अराजकता फैल गई क्योंकि वहां पर एक मजबूत शासक नहीं हुए, इसलिए उस स्टेट में, कलचुरी स्टेट में क्या फैलने लगी, अराजकता, इट मीन्स एनार्की। साथ ही तो ध्यान रखिएगा, एमिड द एनार्की रिजल्टिंग द डिक्लाइन ऑफ कलचुरी, उस अराजकता के कारण कलचुरियों का पतन होने लगा, कलचुरी जो किंगडम थी वो डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगी। एंड गजनबी इन्वेजन्स, और साथ ही उस समय पर आक्रमण हो रहे थे गजनबियों के, यानी गजनबी जो किंगडम थी, महमूद गजनबी नहीं है, महमूद गजनबी का टाइम आप लोगों ने पढ़ा हुआ थे, और यहाँ पे जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 1089। इट मीन्स यहाँ पे गजनबीद जब हम बोलते हैं इसका मतलब सिर्फ महमूद गजनबी नहीं होता है, गजनबीद किंगडम के अदर रूलर्स ने भी इन्वेजन किए थे अलग अलग टाइम पर। तो इन्हीं के समय पर क्या हुआ, या जब ये रूल कर रहे थे उस समय पर कलचुरियों का पतन हो रहा था और साथ ही गजनबियों के आक्रमण हो रहे थे। क्लियर। चंद्रदेव स्टेब्लिश, इसी बीच चंद्रदेव ने स्टेब्लिश किया एक स्वतंत्र शासन, कहां पर, वाराणसी से लेकर कन्याकुब्ज तक, और कन्याकुब्ज का मतलब ही होता है आज के समय का कन्नौज, कन्नौज को उस समय कहा जाता था कन्याकुब्ज। क्लियर। कन्नौज को लेकर पहले भी काफी डिस्प्यूट हुए हैं, काफी विवाद या काफी युद्ध हुए हैं। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 12 में, जिसमें हम बात कर रहे थे त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रीपेट्राइट स्ट्रगल, और ये हुआ था बिटवीन थ्री किंगडम्स, और ये थ्री किंगडम्स हुआ करते थे राष्ट्रकूट, साउथ इंडिया में जो रूल कर रहे थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और सेंट्रल इंडिया में रूल कर रही थी गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, और ईस्ट इंडिया यानी बंगाल साइड रूल कर रहे थे पाल डायनेस्टी। इनके बीच में हुआ था कन्नौज को लेकर, और कन्नौज कैपिटल हुआ करती थी किसकी, गुर्जर प्रतिहारों की। समझ गए ना। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया में भी काफी हिस्ट्री है, और चूंकि इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती है, ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, एक बहुत बड़ा विवाद है, और कई बार ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है या इंडिया में हिस्ट्री ही नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, ये हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और हम ये उस समय का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंडियन रूलर्स का, जिस समय भारत पर मुस्लिम्स के आक्रमण हो रहे थे और इंडिया में रूल कर रही थी कई सारी राजपूत किंगडम्स। लेकिन हमारी कमजोरी ये थी, हमारी वीकनेस ये थी कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, इसी कारण फॉरेनर्स आ पाए और इंडिया में रूल कर पाए। हालांकि हमारा फोकस है बेसिक तौर पर हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ही। देखिए, फर्स्ट सॉवरेन रूलर ऑफ दिस किंगडम वाज चंद्रदेव। चंद्रदेव ही पहले स्वतंत्र शासक हुए, और जब ये रूल करने आए उस समय कलचुरी किंगडम पतन की ओर बढ़ रही थी और गजनबियों के आक्रमण हो रहे थे। इसी बीच इन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। कहां से कहां तक, वाराणसी से कन्याकुब्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इन हिज 1190 कॉमन इरा चंद्रावती इंस्क्रिप्शन एक मिला है, समझ गए, 1090 के अप्रोक्स हमने एक इंस्क्रिप्शन की बात की है, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं चंद्रावती इंस्क्रिप्शन। चंद्रदेव एज्यूम द इंपीरियल टाइटल, इस अभिलेख में ये बात लिखी गई है चंद्रावती इंस्क्रिप्शन में कि इन्होंने इंपीरियल टाइटल यानी इंपीरियल यानी राजा जो उपाधि धारण करता है वो उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी परम भट्टारक महाराजाधिराज, समझ गए, सॉरी, परम भट्टारक महाराजाधिराज और परमेश्वर की। और दीज आर द टाइटल्स दैट आर इंपीरियल टाइटल्स, ये वो उपाधियां होती हैं जो एक शासक ही क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ही टुक द इंपीरियल टाइटल्स लाइक महाराजाधिराज और परम भट्टारक और साथ ही परमेश्वर, विच इंडिकेट्स, जो ये इंडिकेट करती है, जो ये शो करती है दैट ही हैड बिकम अ सोवरेन रूलर ऑफ हिज किंगडम, जो उस समय के या उस राज्य के एक प्रभुत्व शासक थे या संपूर्ण प्रभुत्व या स्वतंत्र शासक थे। तो आप लोगों को ये बात, ये जानकारी समझ में आ गई होगी किसके बारे में, चंद्रदेव
के बारे में, और जिन्होंने रूल किया था 1090 से 10 या 189 से लेकर 1103 तक, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ हिज सन बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र ही क्या बना, अगला शासक बना, किस डायनेस्टी का, गहलवाल डायनेस्टी का, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे नाउ द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वाज मदन पाल। एक मदनपाल नाम से रूलर पाल डायनेस्टी में भी हुए हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मदनपाल यहाँ पर गहलवाल डायनेस्टी के रूलर की बात हो रही है, और गहलवाल और पाल डायनेस्टी के बीच में युद्ध भी हुए हैं, और हालांकि बाद में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश हुए हैं। खैर, मदनपाल की अगर बात की जाए तो इन्होंने रूल किया था 1104 से लेकर 1113 तक। 1113 तक शासन हुआ था किसका, मदनपाल का। और यहाँ पे कोई खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात है, मदनपाल वॉज द सन ऑफ गहलवाल रूलर गहलवाल रूलर चंद्रदेव। तो यह किसके पुत्र हुआ करते थे, ये चंद्रदेव के ही पुत्र थे। समझ गए ना, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। मदनपाल के जब रूल कर रहे थे उसी समय उनके एक काफी योग्य पुत्र हुआ करते थे, जो इस वंश के सबसे महानतम शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है गोविंद चंद्र। तो ध्यान रखिएगा, मदनपाल सन गोविंद चंद्र played an active role in his administration and repulsed the Ghaznavid invasions and Pal invasions। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के पुत्र हुआ करते थे गोविंद चंद्र, जो इन्हीं के शासनकाल के समय ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन या मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, और उन्होंने एक एक्टिव रोल निभाया था एडमिनिस्ट्रेशन में। और साथ ही जब गजनवियों के और पालों के आक्रमण हुए तो उन आक्रमणों को भी अनसक्सेस किया, सफल किया किसने, गोविंद चंद्र ने। ऑब्वियसली अगर इतने योग्य रहे होंगे तो अगले रूलर ही कौन बने होंगे, गोविंद चंद्र। और हमें पता है कि गोविंद चंद्र ही अगले क्या होंगे, शासक होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर गोविंद चंद्र के बारे में हम बात करते हैं तीसरे शासक की इस डायनेस्टी के, जिनका नाम हुआ करता था गोविंद चंद्र। और गोविंद चंद्र ने रूल किया था 1114 से लेकर 1155 तक। एक हिसाब से देखा जाए तो लगभग 40 ईयर रूल किया है, या 41 ईयर रूल किया है किसने, गोविंद चंद्र ने। ऑब्वियसली अगर कोई रूलर इतना लंबा रूल करता है, इतना लंबा शासन करता है, तो ऑब्वियसली उसके शासनकाल में कुछ ना कुछ घटना जरूर हुई होगी, या वो एक महान शासक रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी पोस्ट को बनाए रखा है। इट मीन्स कि वो है एक ग्रेट या एक ऐसा शासक है जिसमें रूल करने की एबिलिटी है, जिसमें शासन करने की एबिलिटी है। क्योंकि रूलर तो, शासक तो कोई भी बन सकता है, समझ गए, रूलर तो कोई भी बन सकता है, अपने वंशानुगत के कारण भी कोई रूलर बन सकता है, लेकिन टिकता वही है जिसके अंदर पेशेंस होते हैं, जिसके अंदर एबिलिटी होती है। इसी कारण वो अपनी पोस्ट को बचा के रख पाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि इन्होंने लंबे समय तक रूल किया, इट मीन्स कि ये कैपेबल रूलर रहे होंगे। देखिए, ही वॉज द सन ऑफ मदनपाल, यह किसके पुत्र थे, ये मदनपाल के ही पुत्र थे, ये बात हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। गोविंद चंद्र इस वंश के मोस्ट पावरफुल यानी कि काफी महान या शक्तिशाली शासक थे, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। चलिए, तो जब मैं बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस कर रहा था इस डायनेस्टी के, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके समय पर इस डायनेस्टी का काफी ज्यादा जो है एक्सपांडेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज अ प्रिंस ही अचीव्ड मिलिट्री सक्सेस। जब ये राजकुमार थे तब इन्होंने कई मिलिट्री सक्सेस क्या की थी, प्राप्त की थी, या मिलिट्री सक्सेस की थी अगेंस्ट द गजनवीद एंड द पाल रूलर्स। तो गजनवियों और पालों के अगेंस्ट में काफी सक्सेस इन्होंने हासिल की थी जब वो प्रिंस थे, जब वो राजकुमार थे। क्लियर, एज अ सॉवरेन ही डिफीटेड द कल्चुरीज। जब ये सॉवरेन बने हैं, जब ये संपूर्ण प्रभुत्व बने हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने पराजित किया है या उन्होंने कंट्रोल किया है कल्चुरी किंगडम्स को, एंड एनेक्स्ड सम ऑफ देयर टेरिटरीज। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कल्चुरियों के ही क्या थे, सामंत थे, और कल्चुरी रीजन को
को ही इन्होंने क्या किया है, अपने स्टेट के रूप में स्टेब्लिश किया है। तो कलचुरियों की ही कुछ टेरिटरी हुआ करती थी जिसको इन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, एज अ सॉवरेन ही डिफीटेड द कलचुरी ऑफ त्रिपुरी, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं त्रिपुरी के कलचुरी के बारे में। एंड एनेक्स्ड सम ऑफ देयर टेरिटरीज, और कलचुरियों की ही कुछ टेरिटरी को इन्होंने क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट बिंदु के ऊपर गौर करते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है बाबरी मस्जिद या बाबरी मॉस्क, सभी जानते होंगे। सॉरी, बाबरी मस्जिद। और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस नाम को जरूर जानता होगा। देखिए, बाबरी मस्जिद को जब ढाया जा रहा था 1992 में, 1992 में, तो उसी के मलबे से एक इंस्क्रिप्शन मिला है। उसी के मलबे से क्या मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, विष्णु हरि अभिलेख। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, जब बाबरी मस्जिद को 1192 में कार सेवकों के द्वारा ढाया जा रहा था, उसी समय उसके मलबे से, उसी के कई हिस्सों से क्या मिला, एक इंस्क्रिप्शन मिला है। और उस इंस्क्रिप्शन का नाम था विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, विष्णु हरि अभिलेख। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो अभिलेख था, ये वो अभिलेख था जिसमें गोविंद चंद्र के द्वारा बनवाए गए मंदिरों के सारे नाम क्या थे, रिकॉर्ड थे। क्लियर। तो क्या बात है कि बाबरी मस्जिद को ढहाते समय उसके मलबे से एक अभिलेख मिला जिसका नाम था विष्णु हरि अभिलेख, और उसके अंदर सारे नाम लिखे हुए थे उन मंदिरों के जो बने थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ गोविंद चंद्र। और यहीं से हिस्टोरियंस ने ये अनुमान लगाया है कि इन्हीं के समय पर एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था अनाय चंद्र। तो इतिहासकारों के अनुसार अनाय चंद्र व्यक्ति ने उस स्थान पर जहां पर पहले क्या थी, बाबरी मस्जिद, उस स्थान पर अपने ईष्ट यानी भगवान राम का एक क्या बनवाया था, मंदिर बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इतिहासकारों ने यह माना है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर अनाय चंद्र नामक व्यक्ति ने, जो इन्हीं के समय का एक अधिकारी हुआ करता था, ने एक राम मंदिर का एस्टेब्लिशमेंट किया था। बट कई इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते हैं। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि ये कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा उस मलबे में जो है शामिल किया गया था। तो कई इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है, और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि अनाय चंद्र ने एक राम मंदिर बनवाया था और वहीं से हमें यह अभिलेख मिला है। और बाद में जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए और मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़कर वहां पर राम मंदिर, वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया होगा। क्लियर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, विष्णु हरि अभिलेख, विष्णु हरि अभिलेख इज रिलेटेड टू गोविंद चंद्र, जिसके अंदर लिखे हुए थे वो सारे टेम्पल्स, वो सारे मंदिर जो बने थे ड्यूरिंग द रील्म ऑफ गोविंद चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। तो ये एक अभिलेख के बारे में बात कर ली हमने। गोविंद चंद्र सीम्स टू हैव कैप्चर्ड सम टेरिटरीज फ्रॉम द कलचुरी। तो गोविंद चंद्र ने कलचुरी जो डायनेस्टी थी, जो उनके साउथ में रूल करते थे, उनके कई सारे हिस्सों को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। गोविंद चंद्र की अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश की थी इन्होंने, किसके साथ, पाल डायनेस्टी के साथ, समझ गए। और पाल डायनेस्टी में जो रूलर हुआ करते थे, उनकी पुत्री के साथ इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। ध्यान रखिएगा, गोविंद चंद्र मैरिज टू द पाल प्रिंसेस कुमारा देवी। तो कुमार देवी या कुमारा देवी एक पाल प्रिंसेस हुआ करती थी, जिनके साथ इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। had led to peaceful relation between the two kingdom, had led to peaceful relations between the two kingdoms, जिसके बाद दो किंगडम्स यानी दो साम्राज्यों के बीच में कई वर्षों तक शांति स्थापित रही। तो ध्यान रखिएगा, ये इनकी डिप्लोमेसी थी, ये इनकी कूटनीति थी, और जिसके तहत इन्होंने पाल शासक की या पाल राज्य की जो राजकुमारी थी कुमारा देवी, उनके साथ विवाह किया, जिसके बाद कई वर्षों तक दोनों किंगडम्स में शांति बनी रही। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें गोविंद चंद्र की, तो गोविंद चंद्र ने कुछ कॉइन्स इशू किए थे, कुछ सिक्के जारी किए थे, और ये जो कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे वो लक्ष्मी स्टाइल के कॉइन्स थे, यानी लक्ष्मी श्रेणी के ही कॉइन्स या सिक्के हुआ करते थे। और हमने पढ़ा है कि राजपूत किंगडम में पहले जो रूलर थे वो थे कलचुरी किंगडम के रूलर, जिनका नाम था गंगेया देव।
विक्रमादित्य। उन्होंने सबसे पहले गोल्ड के यानी सोने के सिक्के जारी किए थे और वो लक्ष्मी स्टाइल के कॉइन्स थे जिन पर एक साइड में लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ होता था और एक तरफ राजा का नाम लिखा हुआ था। एज इट इज चित्र, एज इट इज कॉइन्स इशू किए थे किसने? गोविंद चंद्र ने। तो ध्यान रखिएगा, गोविंद चंद्र कॉइन्स फीचर्ड अ सीटेड गॉडेस। अच्छा, इनके चित्रों में ऐसा, इनके सिक्कों में ऐसा था कि लक्ष्मी जी की एक स्टेच्यू थी, लक्ष्मी जी की एक प्रतिमा थी, एक इमेज थी जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई स्थिति में थी, वो एक सिटिंग कंडीशन में थी और उनकी चार उनके हाथ हुआ करते थे। क्लियर? इस तरह की कुछ इमेज जो है बनाई गई है और उनके 2 हाथों में कमल के फूल होते थे और वो जिस पर बैठी है वो भी क्या है? कमल का फूल है। तो गोविंद चंद्र ने जो कॉइन्स इशू किए हैं उसकी विशेषता ये है कि उन पर, उन सिक्कों में एक तरफ देवी लक्ष्मी सिटिंग स्थिति यानी कि बैठी हुई स्थिति में है, सीटेड गॉडेस। क्लियर? तो ये जो कॉइन्स हैं ये इन्होंने इशू किए और एक साइड दूसरी तरफ लिखा है गोविंद चंद्र का नाम, श्रीमद गोविंद चंद्र देव। तो ये एज इट इज कॉइन्स थे जो इशू किए थे किसने? या उन्हीं स्टाइल के, उन्हीं तरीके के कॉइन्स थे जो इशू किए थे किसने? कलचुरी वंश के शासक गंगेदेव विक्रमादित्य ने। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर डिफीटिंग गोविंद चंद्र ग्रैंडसन, तो गोविंद चंद्र के जो पोते हुए हैं उनका नाम था जयचंद्र। तो इन्हीं के पोते, हालांकि इनके एक पुत्र आएंगे जिनका नाम होगा विजय चंद्र और उनके बाद आएंगे जयचंद्र। तो इन्हीं के पोते जिनकी हार हो गई थी मोहम्मद गोरी के हाथों से और उसके बाद इस किंगडम का अंत हो गया था गुलाम दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 3 रूलर्स के बारे में और तीसरे जो रूलर थे उनका नाम था गोविंद चंद्र। अब रूल करने आएंगे विजय चंद्र। चलिए, तो हम बात करेंगे अगले शासक की और गोविंद चंद्र के बाद उनके पुत्र का रूलिंग शुरू हुआ, उनके पुत्र का शासन शुरू हुआ जिन्होंने रूल किया अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर, जिनका नाम हुआ करता था विजय चंद्र। तो आफ्टर गोविंद चंद्र द नेक्स्ट रूलर वाज विजय चंद्र। और इन्होंने रूल किया है लगभग 1155 से लेकर 1169 तक। चलिए, तो विजय चंद्र के बारे में कोई भी खास फैक्ट नहीं है, कोई भी खास बात नहीं है जो इनके समय पर हुई हो। वैसे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट पावरफुल और ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, या ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर। ही वॉज द फाउंडर एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। विजय चंद्र से रिलेटेड कोई भी खास बात नहीं है, भले इन्होंने 15 ईयर रूल किया हो, बट ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए। ध्यान रखिएगा, ही वॉज द सन ऑफ गोविंद चंद्र। यह किसके पुत्र थे? गोविंद चंद्र। और इन्हीं के पुत्र हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा इस डायनेस्टी का और जिनके ऊपर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। ही वॉज जयचंद्र। तो देन आफ्टर विजय चंद्र हिज सन बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वॉज जयचंद्र। कई बार जयचंद लिखा जाता है, वो भी सही है, और जयचंद्र भी सही है। इन्होंने रूल किया था 1170 से 1194, जब उनकी मृत्यु हो गई तब तक। इट मीन्स 24 ईयर तक रूल किया है किसने? जयचंद्र ने। क्लियर? और काफी कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हमने चहमान डायनेस्टी पढ़ चुके हैं और साथ ही हमने मुस्लिम इन्वेजन्स भी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने गोरी के आक्रमण पढ़ते समय पर भी जिक्र किया था किसका? जयचंद्र का। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जयचंद्र वॉज द सन ऑफ विजय चंद्र। जयचंद्र पुत्र थे किसके? विजय चंद्र के। ही वॉज द सन ऑफ विजय चंद्र। तो पहला पॉइंट तो ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। वह इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। लास्ट पावरफुल रूलर, इस वंश के अंतिम महान शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है किसे? जयचंद्र को। क्लियर? ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन 1194। इन्हें हरा दिया गया था और इनकी हत्या कर दी गई थी 1194 में। और आप लोगों को पता है किसने किया था? इन अ फाइट अगेंस्ट अ गुरिद आर्मी लेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन्हें पराजित कर दिया गया था गोरी की एक सेना के द्वारा 1194 में और इनकी हत्या कर दी गई थी गोरी के एक सैनिक के द्वारा जिसका नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा,
इस युद्ध को हम जानते हैं किस नाम से, द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर के युद्ध में इनकी सेना को पराजित कर दिया था गौरी के एक सेनापति की सेना ने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गौरी ने क्या बना दिया था, अपना सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले गौरी की सेना का सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस किया था 1205 में, यानी कि 1205 में। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अ लीजेंडरी अकाउंट्स ऑफ जयचंद्र ओकर्स इन मीडिएवल। अ लीजेंडरी अकाउंट्स ऑफ जयचंद्र, तो एक महान ग्रंथ लिखा गया है, एक ग्रंथ लिखा गया है जयचंद्र, जिसमें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें बताया गया है जयचंद्र के बारे में। तो देखिएगा, अ लीजेंडरी अकाउंट्स ऑफ जयचंद्र इन द मीडिएवल लीजेंडरी टेक्स्ट दैट वाज पृथ्वीराज रासो। तो मध्यकाल में एक काफी बड़ा ग्रंथ या काफी एक महान ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो हमें पता है कि पृथ्वीराज चौहान के ही या पृथ्वीराज तृतीय के ही दरबार में एक पोएट या एक कवि या एक लेखक रहा करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। उन्होंने ही लिखा है ये ग्रंथ जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। हालांकि पृथ्वीराज चौहान या उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए 3 ग्रंथ मैंने आप लोगों को बताया है। पृथ्वीराज चौहान जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें 3 ग्रंथ बताए थे। पहला था पृथ्वीराज विजय, दूसरा था हम्मीरा काव्य और तीसरा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय जिसने लिखा है वो उन्हीं के दरबार में एक और लेखक थे जिनका नाम था जैनक, जो कश्मीर से रिलेटेड जैनक। और पृथ्वीराज इसके बाद हम्मीरा काव्य लिखा था 16 सेंचुरी के यानी 16वीं शताब्दी के एक जैन विद्वान ने, जो जिनका नाम था ठीक है अभी नाम क्लिक नहीं हो रहा है, न्यायचंद्र सूरी ने लिखा था, जो एक जैन कवि थे, एक जैन पोएट थे या एक जैन विद्वान थे। और तीसरा है पृथ्वीराज रासो दैट वाज रिटन बाय, जिसे लिखा गया था किसके द्वारा, जिसे लिखा था चंद्रबरदाई के द्वारा। चलिए, तो इतनी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। फिलहाल अब इसी पृथ्वीराज रासो में हमने डिस्कस किया है कि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी थी। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट, यानी कौन सा अकाउंट, पृथ्वीराज रासो। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो ही वॉज अ राइवल ऑफ अनदर किंग, पृथ्वीराज चौहान, यानी कि ये दुश्मन थे या इनकी दुश्मनी थी किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। और आप लोगों को क्लियर है कि इस दुश्मनी का रीजन क्या है, इस दुश्मनी का कारण क्या है। हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, एक बार जयचंद अपना एक राजस्व यज्ञ कराना चाह रहा था। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है। राजस्व यज्ञ कराकर वो एक सुप्रीम लीडर की जो उपाधि है वो लेना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसके खिलाफ थे और वो ये नहीं चाहते थे। और इन्हीं की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता या वीर गाथाओं के बारे में सुना तो वो उनके प्रति काफी आकर्षित हुई और अट्रैक्ट हुई और काफी प्रभावित हुई। और उसने अपने पिता से कहा कि वो अगर विवाह करेगी तो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से ही करेगी। इस बात से नाराज होकर जयचंद ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कराया जिसमें पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ योद्धाओं, कुछ सैनिकों को लेकर कन्नौज गए और उस स्वयंवर में से उनकी पुत्री संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए और वहां पर उनके साथ विवाह कर लिया। ये रीजन था, ये कारण था राइवलरी का, दुश्मनी का बिटवीन जयचंद्र एंड पृथ्वीराज चौहान। तो ये रीजन था दोनों के बीच में दुश्मनी का। अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द राइवलरी बिटवीन जयचंद्र एंड पृथ्वीराज चौहान। हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, तो ध्यान रखिएगा। हिज डॉटर संयोगिता इलॉप्ड विथ पृथ्वीराज चौहान एंड अगेंस्ट हिज विशेस, उनकी इच्छा के खिलाफ वो चली गई थी या वो गई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। देन ही एलाइड विथ द फॉरेन गुरिद्स, तब क्या हुआ, इस दुश्मनी के कारण ही इन्होंने साथ निभाया या यूनियन बनाया या हेल्प करी किसकी, गौरी की। जो गौरी आया था कहां से, जो एक अफगानी आक्रमणकारी था गौरी, जो आया था गजनी से, उसको हेल्प करी किसने, उसको मदद करी किसने, जयचंद ने। ये बातें लिखी है पृथ्वीराज रासो में। तो यहाँ पे हमने हल्का सा डिस्कशन किया क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं जयचंद के बारे में
इसीलिए हमने डिस्कस किया हल्का सा पृथ्वीराज रासो के बारे में, जिससे जानकारी मिलती है, जिसमें डिस्कस किया गया है किसे, जयचंद्र को। क्लियर, ठीक है। ऑल्दो दिस अकाउंट इज हिस्टोरिकली इनकरेक्ट, कई इतिहासकारों के अनुसार ये जो ग्रंथ है यह हिस्टोरिकली सही नहीं है। क्लियर, जयचंद बिकेम, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ये ग्रंथ लिख दिया गया तो इसके बाद क्या हुआ, जयचंद सिनोम्स विद द वर्ड ट्रेटर इन फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बिकॉज ऑफ दिस लीजेंड। तो ध्यान रखिएगा, इसी एक बुक के कारण या इसी एक बुक में लिखी हुई बातों के कारण ये बात कही जाने लगी, या ये एक बात फैल गई लोगों में कि जयचंद एक क्या थे, एक गद्दार थे, यानी जयचंद के लिए एक गद्दार शब्द का यूज किया जाने लगा। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, यह खाता ऐतिहासिक रूप से गलत है ऐसा, या यह बुक ऐतिहासिक रूप से गलत है, यह इतिहासकारों का मानना है, लेकिन इसके कारण एक किंवदंती हो गई, एक बात फैल गई उत्तर भारत के लोगों में, और वो लोग जयचंद को एक गद्दार मानने लगे। क्लियर, तो इस तरह से हमें एक फैक्ट पता चलता है कि आखिर जयचंद को हम इंडिया का या देश का दुश्मन क्यों मानते हैं, और वो बातें लिखी है किसमें, पृथ्वीराज रासो में। क्लियर, हालांकि कई इतिहासकार या कई ग्रंथ ऐसा नहीं मानते हैं, और कई ग्रंथों में ये लिखा है कि जयचंद एक महान शासक थे, काफी महान और शक्तिशाली शासक हुए थे उत्तर भारत के, और इन्होंने भी मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया था, या गुरिद सेना को कई बार पराजित किया था। क्लियर, और इनके साथ ही युद्ध हुआ था गोरी का 1194 में, जिसमें ये पराजित हुए और इनकी मृत्यु हुई। तो कई इतिहासकारों के अलग मत है, हमें फैक्ट के ऊपर ध्यान देना है और साथ में कहानियों को भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे गुरिद इन्वेजन यानी गोरी के आक्रमण का, जो इनके ऊपर हुआ था। देखिए, when Muhammad Gori defeated पृथ्वीराज चौहान in 1192 in the Battle of तराइन II, जब मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तराइन के युद्ध में 1192 में, देन उनकी कोशिश थी, तब उनका विचार बढ़ा, तब उनके विचार में आया कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में एक और मजबूत या एक और शक्तिशाली किंगडम है, दैट इज गहड़वाल किंगडम, और उन्होंने तैयारी की गहड़वाल किंगडम पर अटैक करने की, और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि वो जाए और अटैक करे गहड़वाल किंगडम पर। तो लगभग 1193 में 1193 में इनके ऊपर योजना बनाई गई अटैक करने की, और उस सेना के लीडर रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एक सेना ने अटैक किया किसके ऊपर, जयचंद के ऊपर, और दोनों के बीच में लगभग 1194 में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है बैटल ऑफ चंदावर। सबसे पहले जब ये अटैक किया जा रहा था, जब ये आक्रमण किया जा रहा था, या उस समय जब ये इन्वेजन हुआ, उससे रिलेटेड एक मुस्लिम राइटर ने एक बुक लिखी है, और उस बुक में ये बताया गया है कि जयचंद वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन नॉर्थ इंडिया, या उत्तर भारत के एक ग्रेटेस्ट रूलर थे। एक मुस्लिम अकाउंट में ये जानकारी दी गई है, समझ गए। और ये बुक लिखी थी फरिश्ता नामक किसी मुस्लिम राइटर ने। तो मुस्लिम राइटर जो उस समय के हुआ करते थे, जिनका नाम था फरिश्ता, उन्होंने ही एक बुक लिखी है जिसमें कहा गया है कि जयचंद एक महान शासक हुए थे इंडिया के, और उनकी अगर हम बात करें आर्मी की, तो उसी बुक में ये बताया गया है कि उनके पास एक विशालकाय सेना हुआ करती थी, और उस सेना में लाखों सैनिक थे, और उस सेना में लगभग 700 यानी 700 के लगभग क्या थे, एलिफेंट्स या हाथी हुआ करते थे। ठीक है, साथ ही इसी तरह के किसी अकाउंट में ये लिखा गया है, ये कहा गया है उन्हें राय ऑफ बनारस, उन्हें कहा गया है राय ऑफ बनारस। इट मीन्स बनारस के शासक या बनारस के राजा, इन्हें कहा गया है राय ऑफ बनारस, जिसका मतलब होता है बनारस के राजा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर इस इन्वेजन में, इस आक्रमण में या इस युद्ध में क्या परिणाम हुआ। तो गोरी ने लगभग 50,000 की सेना किसके नेतृत्व में भेजी, कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में। इस सेना ने इनिशियली स्टेज पर जो इनके फ्रंटियर थे जयचंद के, जो सुरक्षा के लिए जो सेना थी, उस सेना के साथ इनका युद्ध हुआ,
और उस सेना को इन्होंने पराजित कर दिया। लेकिन बाद में ऐबक को पता चला ये तो खाली सुरक्षा करने वाले सैनिक थे, ये तो एक छोटी सी टुकड़ी थी। हालांकि उन्होंने भी काफी परेशान किया। जब इस फ्रंटियर आर्मी की हार हुई, देन जयचंद खुद ही अपनी सेना को लीड करता हुआ आगे आया। बट उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक तीर के द्वारा, एक धनुष के द्वारा हत्या कर दी किसकी? जयचंद की। तो ध्यान रखिएगा, जयचंद ने एक बड़ी सेना, एक बड़ी आर्मी से युद्ध लड़ना शुरू किया, के साथ युद्ध लड़ना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक से। बट अकॉर्डिंग टू द 16th सेंचुरी हिस्टोरियन फरिश्ता के एक 16वीं शताब्दी में लिखी गई बुक के अनुसार जयचंद वॉज सीटेड ऑन एन एलिफेंट वेन कुतुबुद्दीन ऐबक किल्ड हिम विथ एन एरो। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें मारा था किससे? अपने तीर से, जब वो बैठे हुए थे, जब वो लड़ रहे थे अपने हाथी पर। इस तरह से जयचंद की हार हुई किसके हाथों? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों। हालांकि हम इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब आगे की बातों के ऊपर गौर करते हैं। इसके बाद आगे क्या हुआ? द गुरिद कैप्चर्ड, गुरिद सेना ने 300 जिंदा हाथियों को क्या कर लिया? पकड़ लिया। एंड प्लंडर्ड द गहड़वाल ट्रेजरी एट द असनी फोर्ट। और गहड़वालों का एक किला हुआ करता था जिसका नाम था असनी किला या असनी फोर्ट। वहां पर यह सेना घुसी और वहां पर यह गोरी की सेना गई और उन्होंने उस किले को लूट लिया, जहां से कई सारा सोना चांदी उन्हें मिला। आफ्टर दिस द गुरिद एडवांस टू वाराणसी। इसके बाद गोरियों की सेना या गुरिद सेना या गोरी की सेना इंटर हुई कहां पर? वाराणसी में। और वाराणसी में अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, एक मुस्लिम राइटर रहे हैं उस पीरियड के, उनके अनुसार वाराणसी में लगभग 1000 मंदिरों को तोड़कर उन्हीं मंदिरों के ऊपर बनवाए गए थे मस्जिद। उन्हीं मंदिरों के फाउंडेशन पर बनवाए गए थे मस्जिद। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी घटनाएं हुई हैं गोरी के युद्ध को जीतने के बाद। और हम सभी को पता है कि वाराणसी एक काफी धार्मिक स्थान है इंडिया में, हिंदू धर्म से रिलेटेड, और वहां पे काफी ज्यादा टेम्पल हुआ करते थे। तो लेकिन गुरिद एडवांस टू या गुरिद की सेना जब अंदर गई वाराणसी में, वेयर अकॉर्डिंग टू हसन निजामी नियरली 1000 टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, जहां के लगभग 1000 मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया। एंड मॉस्क वर राइज्ड ऑन देयर फाउंडेशन, और उन्हीं के फाउंडेशन पर मस्जिदों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अ नंबर ऑफ फ्यूडिटरी चीफ, तो कई सारे उनके जो सामंत हुआ करते थे, जो चहमानों के जो गहड़वालों के नियंत्रण में थे, जो जयचंद के नियंत्रण में थे, जब उनकी हार हो गई तो इन सामंतों ने अपना पक्ष या अपनी निष्ठा जो है वो बदल दी और वो सब चले गए गोरी की ओर। तो ध्यान रखिएगा, अ नंबर ऑफ लोकल फ्यूडिटरी चीफ केम फॉरवर्ड टू देयर एलिगेशंस टू द गुरिद। उन्होंने अपना जो पक्ष था, अपनी जो निष्ठा थी, वो किसके प्रति दिखाना शुरू कर दी? गुरिद सेना के प्रति या मोहम्मद गोरी के प्रति। एन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड एट बोध गया सजेस्ट, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। एक पॉइंट लास्ट जो है वो ये है कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है बोध गया से, और उस इंस्क्रिप्शन के अनुसार हमें ये बात की जानकारी मिलती है कि जयचंद इंटरेस्ट रखते थे, आस्था रखते थे किस धर्म के प्रति भी? तो बुद्धिज्म के प्रति भी जयचंद आस्था रखते थे। हालांकि हमें पता है कि इस डायनेस्टी का जो रिलीजन था, जो धर्म था, वो था वैष्णव धर्म या भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे। बट जयचंद जो इस वंश के एक इंपोर्टेंट रूलर थे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बौद्ध शासक भी थे, वो एक बौद्ध धर्म के अनुयायी या उनके प्रति भी आस्था रखा करते थे। और हम बात करते हैं इस वंश के अंतिम या लास्ट रूलर की, जो इन्हीं के पुत्र हुए, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। तो देखिएगा अब अगले शासक का नाम, जो कि होंगे 6th या छठे शासक, जो होंगे अंतिम शासक। चलिएगा, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हरिश्चंद्र। अगर हरिश्चंद्र की बात की जाए तो इन्होंने रूल किया था 1194 से 1197 तक, और
इसके बाद, इस टाइम के बाद इनके बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी अभिलेख हमें प्राप्त नहीं हुआ है, या किसी भी अभिलेख में इनका जिक्र नहीं हुआ है 1197 के बाद। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट रूलर के रूप में हम कंसीडर करते हैं किसे, हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र वॉज द सन ऑफ गहड़वाल रूलर जयचंद। यह पुत्र हुआ करते थे किसके, गहड़वाल शासक जयचंद के ही। आफ्टर जयचंद वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द मुस्लिम गुरिद इन्वेडर्स, तो जब जयचंद को मार दिया गया और हरा दिया गया, पराजित कर दिया गया गुरिद सेना के द्वारा, देन हरिश्चंद सक्सीडेड हिम ऑन द गहड़वाल थ्रोन, तब हरिश्चंद अगले शासक बने और वो गद्दी पर बैठे गहड़वाल किंगडम की। ठीक है, ही वॉज अराउंड 19 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। इस समय हरिश्चंद सिर्फ 19 वर्ष के थे जब ये शासक बने थे। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी ही वॉज गुरिद वेसल्स, तो एक सिद्धांत ये भी है, एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि हरिश्चंद क्या थे, गोरियों के ही एक सामंत या वेसल के रूप में रूल कर रहे थे। क्लियर। कन्नौज वॉज कैप्चर्ड ओनली ईयर्स लेटर बाय इल्तुतमिश, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही इल्तुतमिश ने कन्नौज को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, कन्नौज को नियंत्रण कर लिया। हालांकि इल्तुतमिश की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का ये एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, 3rd नंबर का, और इल्तुतमिश ने रूल किया था 1210 से लेकर 1236 तक, 1210 से लेकर 1236 तक रूल किया था इल्तुतमिश ने। तो ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज, या ऐसा ये एक एविडेंस है, इस बात का एक साक्ष्य है कि जब इल्तुतमिश ने रूल करना शुरू किया तब उसने आक्रमण किया कन्नौज पर, और कन्नौज को उसने कैप्चर कर लिया, कन्नौज को उसने जीत लिया, और उसी के सेलिब्रेशन के रूप में उसने कुछ कॉइन्स इशू किए, कुछ सिक्के जारी किए थे। और हमें पता है कि इल्तुतमिश के समय पर जो सिक्के इशू किए गए थे वो थे टंका और जीतल, जो कि हुआ करते थे तांबे के और चांदी के। तो इस विजय के उपलक्ष्य में भी इन्होंने सिक्के जारी किए थे, हो सकता है कि वो टंका और जीतल ही हो। चलिए, तो यहाँ पर 1197 ही लास्ट टाइम था जहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हरिश्चंद्र के बारे में। इट मींस ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गहड़वाल डायनेस्टी। चलिएगा, तो यहाँ पर एक और राजपूत किंगडम हमने कंप्लीट की है। अब हम बात करेंगे अगली राजपूत किंगडम के बारे में। अब हमारी 2 राजपूत किंगडम और बची हुई हैं, जिनमें है एक तो तोमर किंगडम या तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी जो रूल करती थी दिल्ली वाले रीजन में, और दूसरी है सिसोदिया डायनेस्टी जो रूल करते थे मेवाड़ वाले रीजन में।